असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार। हेलो दोस्तों, वेलकम टू बीके स्टडी पॉइंट। बीके स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं बिरचंद कुमार एक बार फिर स्वागत करता हूं आपको कॉन्सेप्ट टॉपिक वाइज सीरीज में। तो जिसमें मैंने आपको रासायनिक अभिक्रिया पढ़ाया था, ये हमारा केमिस्ट्री का पार्ट 2 है। तो जिसमें मैंने आपको रासायनिक पढ़ाया था और उसमें अब पार्ट 1 में मैंने आपको पढ़ा दिया है रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, अभिकारक या फिर प्रतिकारक क्या होता है, और अभिकारक उसमें भाग लेने के बाद जो प्रतिफल उत्पाद होता है वो क्या होता है। उसके बाद रासायनिक समीकरण और रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। फिर मैंने बताया संतुलित समीकरण। उसके बाद अभी मैंने नेक्स्ट पार्ट में बता रहा हूँ कि संतुलित समीकरण, अब समीकरण को संतुलित कैसे करें। तो इसको करने की दो विधि होती है, एक अनुमान विधि होती है और एक आंशिक विधि होती है। तो हमने अनुमान विधि का, ठीक है, हम अनुमान विधि का प्रयोग करेंगे, ठीक है, जो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है और अच्छा भी होता है। तो हम अनुमान विधि करेंगे। तो अनुमान विधि में क्या है तो अनुमान विधि के नियम को देख लीजिए। इसके कुछ रूल्स होते हैं, तो कुछ नियम होते हैं। तो पहला इसमें क्या कर रहा है, इसका नियम देखिए। इसमें कह रहा है इस विधि में सबसे पहले अभिकारकों और प्रतिफलों के सूत्रों को तीर चिन्ह के क्रमशः बाईं ओर और दाईं ओर लिख लेते हैं। मान लीजिए कि हम कोई इक्वेशन ले लिए, ठीक है। अब मान लेते हैं कि हम एक ले लेते हैं सोडियम। क्या ले लेते हैं? सोडियम। अब सोडियम का हम अभिक्रिया करवा लेते हैं ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो इससे हमारा क्या बनता है? तो इससे हमारा बनता है सोडियम ऑक्साइड। क्या बनता है? सोडियम ऑक्साइड बनता है ना। तो हम सोडियम ऑक्साइड को क्या लिखते हैं? सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये हमारा एक समीकरण, ये हमारा समीकरण बैलेंस समीकरण नहीं है, ये हमारा बैलेंस समीकरण नहीं है। और इसमें क्या करें, इस विधि में सबसे पहले अभिकारक और प्रतिफलों के सूत्रों को तीर चिन्ह के क्रमशः बाईं ओर और तथा दाईं ओर लिख देते हैं, ठीक है। तो यही कह रहा है। तो हम बिल्कुल इसी प्रकार करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल इसी प्रकार करेंगे कि यह हमारा अभिकारक है, ठीक है, ये भी हमारा अभिकारक या फिर प्रतिकारक कह सकते हैं या फिर अभिकारक कह सकते हैं। और इसको हम तीर के निशान के ये बाईं तरफ है, जैसा कि नियम में कह रहा है बाईं ओर, ठीक है। अभिकारकों को बाईं ओर और प्रतिफलों को तीर के निशान के दाईं ओर। कहाँ कह रहा है देखिए, लिखा होगा दाईं ओर कहीं। पहले अभिकारकों और प्रतिफलों के सूत्रों को तीर चिन्ह क्रमशः बाईं ओर और तथा दाईं ओर लिख देते हैं। तो ये हमारा प्रतिफल है। अब ये हमारा बैलेंस समीकरण है, तो इसको हम बैलेंस करेंगे, ठीक है। अब क्या कर रहा है, अब कह रहा है कि अब समीकरण में दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या गिनते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि अब समीकरण में दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमारा सोडियम कितना है? तो सोडियम 1 है। यहाँ ऑक्सीजन देखिए, तो ऑक्सीजन हमारा कितना है? तो यहाँ हमारा ऑक्सीजन 2 है। अब यहाँ देखिए तो ये हमारा लेफ़्ट साइड बायां पक्ष और ये हमारा राइट हैंड साइड यानी दायां पक्ष, ठीक है। तो दायां पक्ष, तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारा सोडियम 2 है, ठीक है, और ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन हमारा 1 है। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो इसमें हमको 2 से गुना करना पड़ेगा। तो ये 2 नाइट्रोजन हो गया और यहाँ पर भी 2 से गुना करेगा, तो 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, 2 नाइट्रोजन, 2 सोडियम और 2 सोडियम, ठीक है। तो ये हमारा सोडियम 2 हो गया, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है कि समीकरण में दोनों और प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या गिनते हैं। तो हमने गिन लिया, ठीक है। उसके बाद क्या, इसके बाद दोनों ओर उपयुक्त संख्या से प्रतिकारकों या प्रतिफलों के अणु में गुना कर दोनों तत्व के परमाणु की संख्या बराबर करती है। जैसा कि तीसरा नियम में कहा, हमने यहाँ पर गिन लिया कि 1 सोडियम है, ठीक है, और यहाँ पर 2 सोडियम है। तो हम 2 से गुना कर दिए, तो इधर भी 2 और इधर भी 2, दोनों तरफ बराबर हो गया। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन 1, तो हम यहाँ पर 2 से गुना करते हैं तो दोनों तत्व बराबर हो गए। तो इस प्रकार हम यहाँ पर लिख देंगे। और क्या कहता है अगला नियम, और दोनों ओर प्रत्येक और उपयुक्त संख्या से प्रतिकारों को या प्रतिफलों के अणु में गुना कर दोनों ओर तत्व के परमाणु की संख्या बराबर करते हैं, ठीक है। तो हमने 2 से गुना की, तो हम लिख देंगे 2 Na, मतलब 2 सोडियम प्लस ऑक्सीजन। उसके बाद ये तीर का निशान है, ठीक, और ये प्रतिफल। और यहाँ पर कितना हो गया? 2 सोडियम और ये ऑक्सीजन, ठीक है। तो हम इसको किस प्रकार करेंगे?
तो हम इसको सिंपली कर देंगे। देखिए यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, ठीक है, तो यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो 2 से गुना कर देंगे तो हमको यहाँ पर कितने से गुना करना पड़ेगा, यहाँ पर 4 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। हमको यहाँ पर 4 से गुना करना पड़ेगा। तो ये हमारा इस प्रकार संतुलित है। तब देखिए 4 सोडियम तो 4 सोडियम, 2 ऑक्सीजन तो 2 ऑक्सीजन, तो ये हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन हुआ, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर सोडियम ये बायां पक्ष और ये दायां पक्ष, इसमें 4 और इसको जैसे ये देखिए हम एग्जाम्पल 2 दिखा रहे हैं। तो इसमें मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम और अम्ल, ठीक है, मैग्नीशियम और अम्ल दोनों प्रतिक्रिया करके क्या बना, अभिक्रिया करके हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड और प्लस हाइड्रोजन बना है। तो इसमें हमारा क्या हुआ, तो इसमें हमारा मैग्नीशियम 1, दायां पक्ष में देखते तो मैग्नीशियम भी हमारा 1 है। देखिए हम इसको लिख लेंगे, मैग्नीशियम 1, इधर भी मैग्नीशियम 1, ये हमारा बायां पक्ष और ये हमारा दायां पक्ष। अब यहाँ देखेंगे हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर 1, ठीक है, और यहाँ पर 2। तो सिंपली हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन हमारा 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, तो हम यहाँ पर 1 हाइड्रोजन लिख लिए, ठीक है, ये हम 1 लिख लिए, और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन 2 दे दिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम हाइड्रोजन 2 लिख दिए। अब इधर देखिए कि इधर क्लोरीन क्या हुआ है, तो यहाँ पर क्लोरीन 1, ठीक है, क्लोरीन 1। अब यहाँ पर देखते हैं क्लोरीन कितना है, तो क्लोरीन देखिए यहाँ पर 2 है, ठीक है। अब देखिए तो दोनों तत्व परमाणु बराबर ही नहीं है, यहाँ मैग्नीशियम 1, यहाँ मैग्नीशियम 1, यहाँ क्लोरीन 2 है, तो यहाँ पर क्लोरीन 1 है, तो इसमें 2 से हम गुना कर दिए, ठीक है, यहाँ पर 2 से गुना कर दिए, यहाँ भी 2 क्लोरीन, यहाँ भी 2 क्लोरीन, हाइड्रोजन यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 है, तो इसमें भी 2 से गुना कर दिए, तो ये हमारा ये हाइड्रोजन 2 हो गया, यहाँ भी हाइड्रोजन 2। तो हमारा इस प्रकार देखिए, यहाँ देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2, ठीक है। तो हम इसको सिंपली गुना करके लिख देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे, तो देखिए 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन, मैग्नीशियम 1, यहाँ मैग्नीशियम 1। अब ये हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन हुआ। अर्थात क्या कहें, अर्थात कहें कि ये हमारा ये देखिए Mg+2HCl से ये हमारा बना, ठीक है। या फिर यहाँ पर देख लीजिए कि Mg+2HCl, इधर भी परमाणु की संख्या बराबर है और इधर भी परमाणु की संख्या बराबर है। तो नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है रासायनिक अभिक्रिया की सीमाएं। क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण की सीमाएं कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम इसकी सीमाएं देख लेते हैं। तो इसमें हमारा पहला सीमा क्या है, तो इसमें कहता है कि रासायनिक समीकरण से अभिकारकों और प्रतिफलों की भौतिक अवस्थाओं की जानकारी नहीं हो पाती है, ठीक है। अगर हम भौतिक अवस्था की जानकारी की बात करें तो रासायनिक समीकरण से हमें भौतिक अभिकारकों और प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं मिलती है, ठीक है। और ये ठोस में, द्रव में है, इसकी जानकारी हमें नहीं हो पाती है। और हमारा दूसरा सीमा क्या कहता है, तो दूसरा सीमा में देखिए इसमें कहता है कि समीकरण से, किससे, तो समीकरण से प्रतिकारकों और प्रतिफलों के सांद्रण का पता नहीं चलता, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तीसरा पॉइंट कहता है रासायनिक समीकरण द्वारा उसे प्रारंभ करने तथा चालू रखने के लिए आवश्यक शर्तें होती है, जैसे ताप, दाब आदि की सूचनाएं भी हमको नहीं मिलता है। जैसे हम रासायनिक समीकरण जब भी हम अभिक्रिया कराते हैं तो हमें ये तक पता नहीं होता कि विस्फोट होगा कि क्या होगा, मतलब आगे की जानकारी हमें कुछ होती ही नहीं, ठीक है। साफ शब्दों में कहें तो आगे की जानकारी हमें कुछ नहीं होती है। हमारा चौथा पॉइंट क्या करता है, इसमें कह रहा है कि प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न हो रही है या प्रतिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण हो रही है, इस बात की जानकारी भी हमें रासायनिक समीकरण से नहीं मिलती है। और पाँचवा पॉइंट क्या करता है, पाँचवा पॉइंट में कह रहा है कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएँ विस्फोट जैसे एक्सप्लोजन के साथ होती है, परंतु इस बात की भी जानकारी हमें नहीं मिलती है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि साफ भाषा में कहें, साफ शब्दों में कहें तो रासायनिक अभिक्रिया में हमें कोई बात की जानकारी नहीं होती कि हम रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हैं तो इसमें दाब क्या होगा, ये विस्फोट करेगा, इसका प्रक्रिया क्या होगा, इसके बाद मतलब क्या होने वाला है, आगे की कोई जानकारी नहीं होती, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अब रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितने होते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार देख ली। काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसमें हमारा है रासायनिक अभिक्रिया में संयोजन अभिक्रिया हमारा पार्ट 1, ठीक है। इसमें हम बहुत सारे आपको बताएंगे, जितने भी अभिक्रिया होंगे वो सारे के सारे आपको
क्लियर करवाएंगे। तो हम देख लेते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसको हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो अब संयोजन अभिक्रिया कहते हैं किसको हैं, तो पहले ये जानेंगे। तो वह अभिक्रिया क्या कहता है, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, क्या कहता है, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ए गुण वाले और प्लस बी गुण वाले, ये ए बी गुण वाले पदार्थ का निर्माण किया, तो इसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। या फिर कह सकते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। तो ये हमारे दो अलग अलग पदार्थ, क्या कहते हैं कि दो अलग अलग पदार्थ मिलकर के एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण किया। जैसे ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन, कार्बन का भी अलग गुण है, ऑक्सीजन का भी अलग गुण है, और दोनों मिल गया तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाया जो नए गुण वाला हुआ, एक अलग गुण वाला हुआ। अब मैग्नीशियम इसका गुण अलग है और ऑक्सीजन इसका गुण अलग है, तो और ये दोनों मिलकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया है, इसका गुण अलग। तो हमें क्या कहता है, तो हमें कहता है कि वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके नए पदार्थ वाले गुण, नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं, तो संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। संयोजन अभिक्रिया का एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे देखिए लोहा एवं गंधक, जैसे लोहा है आयरन है Fe और गंधक है यानी सल्फर, और ये दोनों अलग अलग गुण वाले पदार्थ हैं, और ये दोनों अलग अलग गुण वाले पदार्थ मिल करके संयोग करके आयरन सल्फाइड यानी फेरस सल्फाइड बनाया, एक अलग गुण वाले पदार्थ का निर्माण किया, उसे क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। और दूसरा पॉइंट आता है हमारा वियोजन अभिक्रिया, जिसको क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करें तो वह अभिक्रिया क्या कहेंगे, वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु टूटकर, क्या कहते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु टूटकर दो या दो से अधिक सरल यौगिक बनाते हैं, उसे अपघटन अभिक्रिया या फिर वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, देखिए CaCO3, इसको क्या कहते हैं, कैल्शियम और CO3 को कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट मिलकर ये टूट करके क्या बनाया, दो अलग अलग गुण वाले पदार्थ का निर्माण किया, जैसे कैल्शियम और प्लस कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन होकर के कैल्शियम और कार्बन डाइऑक्साइड बनाए। अब जैसे पोटेशियम क्लोरेट का अपघटन, ठीक है, के पोटेशियम को K, क्लोरीन को Cl, ऑक्सीजन को O, यानी पोटेशियम क्लोरेट का अपघटन होकर के पोटेशियम क्लोरीन और ऑक्सीजन का निर्माण होता है, और ये दोनों अलग अलग विघटन हुए। ठीक है, बड़ा कंपाउंड टूट करके दो अलग अलग पदार्थ का निर्माण किया। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया या फिर अपघटन अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, वैद्युत अपघटन। ठीक है, जिसमें हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन की। इसमें वैद्युत के द्वारा, इसमें किसके द्वारा था, इसमें वैद्युत के द्वारा हमारा अलग होता है। ठीक है, यह भी वियोजन अभिक्रिया से रिलेट करता है, वियोजन अभिक्रिया की तरह ही होता है। तो इसमें हम इलेक्ट्रिक प्रवाहित करते हैं। ठीक है, इस पर हमारा वियोजन अभिक्रिया होता है। तो जैसे इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, वह अभिक्रिया जो द्रवित ऑक्साइड एवं क्लोराइड से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह धातु कैथोड पर ऑक्सीजन या क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है। जैसे इसमें होता है कि एक बड़ा यौगिक ले लिए, ठीक है, जैसे सोडियम और क्लोरीन, और इससे हम विद्युत धारा प्रवाहित किए। ठीक है, इससे हम क्या किए, हम ले लिए एक यौगिक ले लिए जिसमें क्या था, हमारा सोडियम और क्लोरीन था। ठीक है, सोडियम और क्लोरीन, और इसमें हमने विद्युत क्या किया, तो हमने विद्युत धारा प्रवाहित किया। तो विद्युत धारा प्रवाहित किया तो हमारा सोडियम अलग हो गया और क्लोरीन अलग हो गया, और जिसमें हमारा सोडियम कैथोड पर आ गया और क्लोरीन एनोड पर आ गया। इसलिए हमारा जो डिफिनेशन है, डिफिनेशन को अच्छे से देख लीजिए कि डिफिनेशन क्या कहता है कि वह अभिक्रिया, क्या कहता है, वह अभिक्रिया जो द्रवित ऑक्साइड एवं क्लोराइड से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह धातु कैथोड पर ऑक्सीजन या क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है। क्या कहता है, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर धातु कैथोड पर और ऑक्सीजन या फिर क्लोरीन एनोड पर मुक्त होती है।
जब भी एनोड पर होगी मुक्त तो क्या होगी, ऑक्सीजन या फिर क्लोरीन, और जितना भी धातु मुक्त होगी वो कहाँ होगी, तो कैथोड पर। तो ये हमारा मेन पॉइंट है, ठीक है। ये धातु कहाँ होगी, कैथोड पर, और ऑक्सीजन या फिर क्लोरीन कहाँ होगी, तो एनोड पर। तो यहाँ पर देख लीजिए एग्जाम्पल में, देखिए जैसे एग्जाम्पल में आपको बता रहे हैं कि हमने सोडियम क्लोरीन का विद्युत धारा से किया, विद्युत धारा प्रवाहित किया, तो इसमें हमारा सोडियम, ये क्या हमारा धातु, ये कैथोड पर हो गया, अलग हो गया, मुक्त हो गया, और ये हमारा जो क्लोरीन है कहाँ हो गया, हमारा एनोड पर मुक्त हो गया। इस प्रकार देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड को हमने विद्युत धारा प्रवाहित किया तो एल्युमिनियम कहाँ अलग हो गया, तो एल्युमिनियम हमारा धातु है, तो हमारा एल्युमिनियम कैथोड पर हो गया, ठीक है। और ऑक्सीजन क्या हमारा, ऑक्सीजन हमारा एनोड पर मुक्त हो गया, ठीक है। और इसी प्रकार देखिए हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को विद्युत धारा प्रवाहित किया तो हाइड्रोजन हमारा जो धातु है हमारा कैथोड पर, और ऑक्सीजन क्या हो गया, ऑक्सीजन हमारा एनोड पर मुक्त हो गया, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट पॉइंट लेकर के। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम आपको बताने वाले हैं एकल विस्थापन विक्रिया क्या होता है और उभय विस्थापन विक्रिया क्या होता है, और लगातार ऐसे पॉइंट आपको आपके लिए लाते रहेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें, और अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके साथ जो पढ़ रहे हैं उनको भी हेल्प मिल सके। तो आप हमारे साथ बने रहें और टॉपिक वाइज पढ़ते रहें, और अगर टॉपिक ख़त्म हो जाएगा तो दोस्तों हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के आएंगे और क्वेश्चन का सीरीज कराएंगे। तो आप हमारे साथ बने। थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, एंड जय हिंद, जय भारत।